नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। वर्तमान समय में अपने प्रदेश के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इस समय कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है। लेकिन इस फसल में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो इस समय कपास की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें ताकि कपास की फसल से अधिक उपज ली जा सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बासुर के विषय विशेषज्ञ। किसान भाइयों, कपास एक ऐसी फसल है जो असिंचित क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र दोनों प्रकार से की जा सकती है। तो इस खरीफ सीजन के अंदर किसान भाई सही मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं करते हैं, इसलिए कपास में खड़ी फसल में इसकी कमी की वजह से उसमें पौधे सूख जाते हैं और उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, कपास की फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप कपास की फसल में पोषक तत्वों का उचित मात्रा में सही समय पर प्रयोग करें, ताकि कपास की फसल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो किसान भाई इस कपास फसल में पोषक तत्वों की कमी को पहचान करके उनमें अच्छी तरह से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकता है। किसान भाइयों, कपास के अंदर नाइट्रोजन की कमी होने के कारण पौधे की पत्तियां हल्का हरा रंग होकर बाद में पीली पड़ जाती है। साथ ही साथ जैसे अगर जिंक की कमी होती है तो पौधे की पत्तियों का आकार छोटा होकर के उसमें पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है। तो इसके लिए किसान भाई 2% यूरिया का व आधा % जिंक सल्फेट का, जिसमें 21% पाई जाती है, का छिड़काव करके आराम से प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, कपास के अंदर फूलों की झड़ने की समस्या भी बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए किसान भाई अगर फूलों का झड़ने का प्रबंधन करके उसका आसानी से अच्छा उत्पादन ले सकता है। इसके लिए किसान भाई अगर कपास लगभग 90 दिन की हो जाए, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का 5 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करके उसकी ग्रोथ रोक करके अच्छा उत्पादन ले सकता है। और फूलों को झड़ने के प्रबंधन को रोकने के लिए नोफिक्स, जिसकी 25 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकता है, जिससे फूलों का झड़ना कम होगा और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कपास की फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप भी होता रहता है। यदि कीटों की बात करें तो कपास में इस समय सफेद मक्खी कीट दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए खेतों का नियमित निरीक्षण करते रहें और जब 9 से 12 सफेद मक्खी प्रति पौधा दिखाई दे तब नीम आधारित निम्बेसिडिन 5 मिलीलीटर और तरल साबुन की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में हरा तीला कीट का प्रकोप हो तो इसकी रोकथाम के लिए एसीफेट 2 ग्राम या डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसी प्रकार कपास के अंदर उकठा रोग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए किसान भाइयों को उचित खाद प्रबंधन करना आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई जो NPK है या जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है उनका प्रबंधन करके इसका कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें अगर 24 घंटे के अंदर जैसे ही उकठा रोग के लक्षण दिखाई दें, पौधा मुरझाना शुरू हो, तो इसमें 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करके इसका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको पानी की जांच से संबंधित जानकारी दिखाई थी, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पानी के सुधार और उपयोग पर जानकारी लाए हैं, ताकि आप इस पानी को फसलों में उपयोग में लेकर अधिक उत्पादन ले सके, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय MPUT उदयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर के यादव। जब जल गुणवत्ता एक अभिशाप की तरह से किसान के साथ में होती है, उस स्थिति में जल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो उसके लिए तो तकनीक है डाइल्यूशन, जो आप वर्षा जल को भूजल के साथ में मिलाकर कर सकते हैं। इसके लिए भी 2 या 3 तरह की तकनीक आप काम में ले सकते हैं। एक तो वर्षा जल को पॉन्ड बनाकर मिट्टी में उतार सकते हैं, पॉन्ड रिचार्जिंग जिसको बोलते हैं। कुछ एनीकट या ऐसी दूसरी संरचनाएं बनाकर पानी को इकट्ठा करके ज़मीन में उतारा जा सकता है, या फिर बंड बनाकर खेत के चारों तरफ बंड बनाकर खेत में पानी को रखा जाए तो वो भी रिचार्ज इसके थ्रू भी हो जाता है।
कोशिश ये होनी चाहिए कि खेत का पानी खेत में रहे और गांव का पानी गांव में रहे। तो ये सबसे अच्छा रिचार्ज तकनीक है जिससे पानी की गुणवत्ता को अच्छा किया जा सकता है। प्रदेश के अधिकांश किसान अधिक पैदावार की चाह में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पैदावार स्थिर सी हो गई है। इसका एक प्रमुख कारण है पानी एवं मृदा की गुणवत्ता का खराब होना। ऐसी दशा में जरूरी हो जाता है कि किसान पानी की जांच रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई जल का सुधार करके फसलों में प्रयोग करे, तभी बढ़ेगी पैदावार। ऐसी जो मिट्टी है जो खारी हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास 2-3 तरह की तकनीकी होती है। मुख्यतः हाइड्रोटेक्निकल मेजर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पानी अच्छे गुणवत्ता के पानी से अपने खेत का लीचिंग करवाते हैं। और लीचिंग कराने के लिए खेत की चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है, डोली बनाई जाती है और उसके अंदर पानी को भर देते हैं। भरने के बाद में जो नमक मिट्टी के अंदर है वो घुल जाता है और घुलने के बाद में वो मिट्टी के डीपर स्ट्रेटा में चले जाता है, काफ़ी नीचे चला जाता है, वापस नहीं आता है और आपकी मिट्टी का सुधार हो जाता है, नमक की उसमें मात्रा कम हो जाती है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक जो फसल की कटाई के बाद में स्टबल बचते हैं उन सबको मिट्टी के अंदर रहने देना चाहिए, कंपोस्ट बनाकर अपने खेत में डाल सकते हैं। एक तो हुआ इसमें हाइड्रोटेक्निकल मेजर, दूसरा हुआ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अमेंडमेंट डालकर, जिसको केमिकल अमेंडमेंट भी बोलते हैं, और तीसरा इसमें फिजिकल अमेंडमेंट भी है जिसमें हम मिट्टी के अंदर जो लवण के स्पॉट्स दिखते हैं उनको सबको स्क्रैप करके हटा सकते हैं, या खेत की लेवलिंग भी इसमें की जा सकती है, लेजर लेवलिंग भी इसमें की जा सकती है, जिससे खेत ऊंचा नीचा नहीं हो, पानी नहीं भरे, तो भी इसमें काफ़ी सुधार होता है। तो इसको फिजिकल मेजर्स बोलते हैं। और एक बायोलॉजिकल मेजर्स और होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे पौधे लगा देते हैं जो लवण को सहन कर जाता है, और वो पौधे उगने के बाद में जैसे ही बड़े हो जाते हैं उसको मिट्टी के अंदर पलट देते हैं। तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा का सारा मिट्टी के अंदर जाएगा, और मिट्टी में जाने से मिट्टी के अंदर डिकम्पोजिशन होगा, पीएच कम होगा, मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधा पोषक तत्वों का वहाँ से उपयोग कर सकता है और अपनी वृद्धि कर सकता है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है, वे अपने स्तर पर कैसे करें पानी की गुणवत्ता का सुधार और फसलों में उपयोग, वह इस प्रकार से है। किसान भाइयों, इस प्रकार आप मिट्टी और पानी की जो गुणवत्ता है उसको सही कर सकते हैं। पीएच को आप कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप कम कर सकते हैं, टीडीएस को कम कर सकते हैं, या फिर आपकी जल की गुणवत्ता के हिसाब से आप फसलों का चयन कर सकते हैं, उनकी किस्मों का चयन कर सकते हैं। और मिट्टी अगर आपकी खारी है या सोडिक है तो उसका भी आप सुधार कर सकते हैं। खारी है तो आप उसमें लीचिंग कर सकते हैं, और अगर सोडिक है तो आप उसमें जिप्सम डाल सकते हैं या ऑर्गेनिक उसका अमेंडमेंट मिलाकर उपचार कर सकते हैं। और मिट्टी और पानी के सही संयोजन से, क्योंकि ये दो ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो कृषि के उत्पादन में इनको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, और इन दोनों को मिट्टी और पानी की समय पर जांच करवाएं। वो आपकी रिपोर्ट आती है जांच से, उसके हिसाब से इनका उपचार किया जा सकता है। इनमें इनके सुधार के लिए मिट्टी में और पानी में दोनों में आप सुधार करके और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों में टमाटर की अगर बात करें तो इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है, लेकिन इस फसल में कीट रोगों का प्रकोप अधिक ही होता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर आरएल भारद्वाज। टमाटर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये लगभग पूरे भारत में उत्पादित की जाती है। अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी लगभग सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अपने राज्य में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल में कई प्रकार के कीट और रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा ये कीट और रोग टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं।
टमाटर का पौधा जो है काफ़ी सकुलेंट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसमें कई प्रकार के कीट जो है आक्रमण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों में एक कीट होता है फलछेदक। फलछेदक कीट जो होता है वो फल की हरी अवस्था में विशेष रूप से डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर अटैक करता है और इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है। फलछेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का प्रयोग करें और इससे बचने के लिए हमें कीटनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए क्यूनाल्फास सबसे अच्छी दवाई है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और थोड़ा प्रारंभिक अवस्था में इसका उपयोग करें। इसके अलावा इसमें मेलाथियन का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे भी इस कीट का प्रकोप काफ़ी कम होता है। दूसरा, टमाटर की मुख्य जो कीट है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी पत्तियों का रस चूसता है और उससे भी ज़्यादा नुकसान करता है वायरस का स्थानांतरण करके। वो वायरस के स्थानांतरण के कारण से इसमें मोज़ेक लग जाता है, पत्तियां मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, कुकड़ी टाइप हो जाती है और फसल में बहुत बड़ा नुकसान होता है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी रोकने के लिए हमें खेत को साफ सुथरा बनाए रखें, आसपास में दूसरे प्रकार की वीड और सघन खेती नहीं होनी चाहिए और इसको नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड की आधी ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके इसका प्रयोग करें, जिससे आसानी से रोका जा सकता है। इसकी अगर प्रमुख बीमारियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है आर्द्रगलन, जो नर्सरी अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक नुकसान पहुंचाती है। आप नर्सरी उठी हुई बनाएं, नर्सरी की जो क्यारी है उसको स्टेरलाइज करें, उसको फफूंदनाशी दवा से उपचारित करें, उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें और बीजों को फफूंदनाशी दवाई जैसे बावस्टीन है 2 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज में आवश्यक होती है, उससे उपचारित करके बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, इसके अलावा बदलते मौसम की वजह से झुलसा रोग का प्रकोप भी हो सकता है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका भी बहुत भयंकर नुकसान होता है। खेत के अंदर कुछ छोटे छोटे धब्बे जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, रिंग टाइप सिम्टम दिखाई देते हैं, भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तुरंत प्रभाव से बावस्टीन या जो सामूहिक प्रोडक्ट आते हैं फफूंदनाशी दवाइयों के, जैसे रीडोमिल, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं जिनमें दोनों प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, तुरंत प्रभाव से उसका स्प्रे करना चाहिए। साथ में दूसरी इसकी प्रमुख बीमारी जो है वो है माथाबंधन। ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये विषाणु फैलता है और उसके कारण से ये माथाबंधन होता है। माथाबंधन से बचने के लिए सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण बहुत आवश्यक है और उसके बाद में इन्फेस्टेशन जो प्लांट हैं जिनके ऊपर ये माथाबंधन शुरू हो गया है उसको तुरंत खेत से बाहर निकालें और पुनः इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हाड़ौत, जिला जयपुर के कृषक मनोज कुमार ने। आप आम की उन्नतशील किस्में एवं बागवानी की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मनोज कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज कृषि चर्चा के अंतर्गत मैं आपको आम में पौधारोपण की जो तकनीक है, पद्धति है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। इस समय जो आप किसान भाई जान रहे हैं कि बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसात की ऋतु है और ये वृक्षारोपण के लिए, चाहे वो बागवानी के लिए हो और भी हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। पौधों का चुनाव और जो किस्मों का चुनाव कैसे करें, वो मुख्य तौर पर दशहरी है, नीलम है, आम्रपाली है, नीलम और दशहरी का मल्लिका क्रॉस है। इसके बाद आपका जो वैरायटी है आपकी अम्बिका है, अरुणिका है, लंगरा है, सुंदरजा है, ऐसी तमाम वैरायटी हैं या प्रजातियां हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ भी चयन करें आप, वहाँ जो नर्सरी हो वो बड़ा रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, तो आप पहले आश्वस्त हो जाएं कि इस तरह की हमें सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी जो हम चाह रहे हैं।
किसान भाइयों, आम का नया बाग लगाने के लिए भूमि का चयन कर उचित आकार के गड्ढे बनाकर संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, प्रजाति के सेलेक्ट करने के बाद में हम खेत में पौधों को कैसे लगाएं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ ये है कि हम भूमि का चयन कैसे करें। हमें ऐसी जगह भूमि का चुनाव हो जो भूमि उर्वर हो और जिसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, उसके साथ साथ दोमट भूमि हो और भूमि में और तरह के कंकड़ पत्थर न हो तो और भी अच्छी चीज़ है। अब ये निर्णय करने के बाद में फिर हम पौधा का गड्ढा तैयार करते हैं और जो गड्ढा बनाते हैं वो गड्ढा प्रायः 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा, उस हिसाब से गड्ढा खोद लेते हैं और गड्ढा खोदने के बाद में उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब हम उसमें अपनी तरह से मिट्टी तैयार करके भरते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक मैटर जो है या जो कंपोस्ट खाद है, उस खाद को प्रति गड्ढे के हिसाब से 5 से 6 किलो हम खाद लेते हैं। उसके साथ साथ में हमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास का भी मिक्सचर तैयार करके मिलाना चाहिए, जिससे हमें यदि पौधे में और पोषक तत्वों की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी है तो पूर्ति हो जाती है। गड्ढा पूरी तरीके से भरें और इससे हमारा पूरा गड्ढा तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, आम के बाग से अच्छा फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ पौधरोपण तकनीक पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपने प्रजाति का जो चयन किया है उसके हिसाब से पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाएगी। इसका जो ग्रोथ वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, उस प्रजाति के लिए हम पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 मीटर के आसपास रखते हैं। अब क्या है कि अब जो नई पद्धति आ रही है, जहाँ सघन पद्धति की बात हो रही है और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मल्लिका है, आम्रपाली है, जिनके पौधे छोटे होते हैं, 6 मीटर इंटू 8 मीटर के हिसाब से रखते हैं, तो लगभग 200-208 के आसपास पौधे 1 हेक्टेयर में लगाते हैं। और भी छोटी प्रजाति की जो प्रजातियां हैं जैसे हमने आपको मल्लिका बताया, आम्रपाली बताया, उनमें 5 मीटर बाई 5 मीटर का हम रखते हैं, तो लगभग 400 पौधे 1 हेक्टेयर में हम लगा सकते हैं। अब गड्ढा तैयार हो जाने के बाद हम पौधे को लगाएंगे कैसे। पौधे को जब हम नर्सरी से या पौधरोपड़ी से हम पौधे खरीद लाए, रखने के बाद हमने रख लिए, उन जो बॉल होती है या जो जड़ पोर्शन होता है पौधे का, बड़े सावधानी से वो या तो पुआल में या किसी चीज़ में या पॉलीथीन में लपटे हुए होते हैं, सावधानी से खोलना चाहिए, जिससे जड़ों का कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान ना हो। और उसे खोलने के बाद में हम पौधे को बीच में गड्ढा बनाते हैं और उस पौधे को हम उस गड्ढे में रख देते हैं और रखने के बाद में सावधानी से उसके आसपास की मिट्टी को हम दबा देते हैं। पौधे लगने के बाद में हमें पौधे जब लगाते नए पौधे होते हैं, उनका तना उतना मजबूत नहीं होता है, तो उन पौधों को लगाने के बाद हमें सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सहारा के लिए हम बाँस के जो खपच्चे कहते हैं या बांस का जो टुकड़ा होता है, लंबे लंबे टुकड़े होते हैं, तो जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधे के बगल में लकड़ी को सावधानी से लगा देते हैं और उसको धागे से बांध देते हैं, सहारा देते हैं। आम के नए बागों में खरपतवार का अधिक प्रकोप होता है, तो आप इसका नियंत्रण कर जल प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। उसके बाद चूँकि बरसात का सीज़न होता है तो प्रायः हमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में पानी बरसता रहता है। यदि आवश्यकता महसूस होती है कि पानी नहीं बरस रहा है तो हम 7-8 दिन के अंतर से या 15 दिन के अंतर से कर देते हैं। और उसके बाद अब जो प्रश्न आता है, ये सब होने के बाद में खरपतवार नियंत्रण का अब बात आती है। यदि पौधे के सामने आसपास जब कोई खरपतवार पैदा होता है, घास होती है, तो हम उसे खुरपी से समय समय पर निराई गुड़ाई करते हैं। तो उससे 2 लाभ ये होते हैं, एक तो उसमें हमें हवा, जो जड़ों में हवा मिलती है, एयरेशन जिसे कहते हैं, हवा मिलती है जड़ों को, वो मिलती रहती है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और निराई गुड़ाई से खरपतवारों को हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधे की वृद्धि के हिसाब से उसे पूरा जो पोषक तत्व हैं वो मिलते जाते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी,
हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18anadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।